तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लाया गया सीएम ब्रेकफास्ट कार्यक्रम तेलंगाना में सफल रहा है। बीआरएस नेताओं ने सीएम के नाश्ते के कार्यक्रम को संभाला और राज्य के कई जिलों में छात्रों को नाश्ता वितरित किया। राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र एक स्कूल शुरू किया गया है। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए और विद्यार्थियों को नाश्ता कराया। इससे राज्य के 27,147 स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के 23 लाख छात्रों को फायदा होगा। स्कूल शुरू होने के आधे घंटे पहले विद्यार्थियों को नाश्ता दिया जाता है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड्चल मलकाजगिरी, संगारेड्डी और महबूबनगर जिलों के कुछ स्कूलों में नाश्ता अक्षय पात्र संस्थापन द्वारा और बाकी जिलों में मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं द्वारा परोसा जाएगा। तेलंगाना के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर गरीब छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए हर संभव मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब छात्रों को शिक्षा के मामले में हर तरह की सहायता देती है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन में डीके रोड का दौरा किया। मंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अल्फारम कार्यक्रम की शुरुआत की। तेलंगाना में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए शिक्षा के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है। मंत्री केटीआर ने तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लाए गए सीएम ब्रेकफास्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के अंतर्गत वेस्ट मारेटपल्ली सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ नाश्ता किया। उन्होंने छात्रों से पूछा कि नाश्ते का स्वाद कैसा है। राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र एक स्कूल में यह कार्यक्रम आज शुरू किया गया। कार्यक्रम में मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए और विद्यार्थियों को नाश्ता कराया। इससे राज्य के 27,147 स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के 23 लाख छात्रों को फायदा होगा। स्कूल शुरू होने से आधे घंटे पहले विद्यार्थियों को नाश्ता दिया जाएगा। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड्चल मलकाजगिरी, संगारेड्डी और महबूबनगर जिलों के कुछ स्कूलों में नाश्ता अक्षय पात्र संस्थान द्वारा और बाकी जिलों में मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं द्वारा परोसा जाएगा। सीएम ने पूरे तेलंगाना राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मंत्री मल्लारेड्डी ने मेड्चल जिले के पिरजादीगुड़ा निगम जिला परिषद स्कूल में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की। बाद में मंत्री ने छात्रों के साथ नाश्ता किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी और स्थानीय नेता शामिल हुए। मल्लारेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर ऐसी कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रहे हैं जो देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मंत्री हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, सांसद, विधायकों और एमएलसी ने रवियारला सरकारी स्कूल, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिले में तेलंगाना राज्य के महत्वाकांक्षी नाश्ता कार्यक्रम की शुरुआत की। इस हद तक हरीश राव और सबिता इंद्रा रेड्डी ने छात्रों के साथ नाश्ता किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जा रही है वे देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर हमेशा गरीब लोगों के लिए सोचते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं के छात्रों के मध्याह्न भोजन के लिए धन नहीं दे रही है। ये योजनाएं केवल तेलंगाना राज्य में ही लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि हम छात्रों को बारीक चावल के साथ गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और मिशन भागीरथ जैसे कई कल्याणकारी योजनाएं तेलंगाना राज्य में गरीब लोगों को मिल रही है। उन्होंने कहा कि नाश्ता कार्यक्रम से विद्यार्थियों के अभिभावकों को लाभ होगा। छात्रों की अच्छी पढ़ाई करने और पौष्टिक भोजन के साथ उच्च स्तर तक पहुंचने की सलाह दी जाती है। पठान चेरू विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने का मुख्यमंत्री केसीआर का विचार गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चों, कामगारों और मजदूरों के बच्चों को सुबह स्वादिष्ट नाश्ता उपलब्ध कराना खुशी की बात है। गुड़े महिपाल रेड्डी ने कहा कि मध्याह्न भोजन के साथ सुबह छात्रों को नाश्ता देने से न केवल स्वास्थ्य होंगे बल्कि ड्रॉप आउट की समस्या भी नहीं होगी। गुड़े महिपाल रेड्डी ने पठान चेरू निर्वाचन क्षेत्र के तेलापुर में जिला परिषद हाई स्कूल में औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छात्र तभी आगे बढ़ते हैं जब वे अनुशासित होते हैं। विद्यार्थियों को नाश्ता परोसा गया। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग में अवसर बढ़े हैं। गृह मंत्री महमूद अली ने राज्य में 18 नए स्थापित फायर स्टेशनों के साथ ऊपर भगायत में एलबी नगर फायर स्टेशन का वस्तुत्व उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विधायक सुभाष रेड्डी, अग्निशमन विभाग के डीजी नागी रेड्डी और अन्य अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा कि फायरमैन जान देकर भी लोगों की सेवा करते हैं और तेलंगाना में आने के बाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। पूरे राज्य में 137 फायर स्टेशन है। गृह मंत्री ने कहा कि नई तकनीक से फायर स्टेशन बनाए गए हैं। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली के व्यवहार की आलोचना हो रही है। हाल ही में गृह मंत्री ने अपने गनमैन को तमाचा जड़ दिया। महमूद अली ने आज मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।
इस मौके पर उन्होंने तलसानी को गले लगाया और शुभकामनाएं दी। इस बीच जब गनमैन ने पूछा कि फूलों का बुके कहाँ है, तो उन्होंने ऐसा पूछने वाले गनमैन पर गुस्सा जताते हुए उसे तमाचा जड़ दिया। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बाद में गनमैन ने अन्य लोगों की मदद से पास के फूलों के बुके को उठाकर गृह मंत्री को सौंप दिया। अब ये वीडियो वायरल हो गया है। इस बीच गृह मंत्री द्वारा उनके सुरक्षाकर्मी अंगरक्षक को इस तरह तमाचा जड़ने की व्यापक आलोचना हो रही है। मंत्री होने के नाते उन्हें इस बात का गुस्सा है कि स्टाफ के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उप्पल विधानसभा क्षेत्र के नाचाराम राघवेंद्र नगर कॉलोनी में बीजेपी और बीआरएस नेताओं के बीच बहस हो गई। स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं ने विधायक बेता सुभाष रेड्डी के पदयात्रा को रोक दिया। विधायक बेती सुभाष रेड्डी को विरोध का झटका लगा। विधायक सुभाष रेड्डी नाचाराम राघवेंद्र नगर कॉलोनी में कई विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। इससे कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं ने विधायक से सवाल किया कि उन्होंने 5 साल तक क्या किया। मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के VBIT कॉलेज में आयोजित भाजपा राज्य परिषद की बैठक में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बीजेपी महासचिव संगठनात्मक मामले BL संतोष, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, प्रदेशाध्यक्ष किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महासचिव बंटी संजय, MP लक्ष्मण, राष्ट्रीय नेता मुरलीधर राव, DK अरुणा और अन्य शामिल हुए। MIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पुरानी बस्ती में पुनर्निर्मित ऐतिहासिक गुलजार हाउस का उद्घाटन किया। 400 साल का इतिहास रखने वाली इस फव्वारे का पुनर्निर्माण 29 करोड़ 50 लाख की लागत से 4 महीने की रिकॉर्ड समय में किया गया। नए रंगों से सजाया गया। रात में अद्भुत LED लाइटें लगाई गई। गुलजार हाउस का निर्माण डेक्कन टेरेन हेरिटेज साथ चार मीनार के पास कुली कुतुब शाह शहर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया, जो कभी एक अष्टकोणीय फव्वारा था, अब लगभग 200 टोटियों के साथ एक क्रम में व्यवस्थित है। यह परियोजना लाड़ बाजार में दुकानों के नवीनीकरण के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी रूप से शुरू की गई। इस फव्वारे का उद्घाटन अकबरुद्दीन और स्पेशल CS अरविंद कुमार ने किया। इसके अलावा 3 और परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। पुराने बस स्टैंड, चार मीनार पर एक बहुस्तरीय पार्किंग क्षेत्र के निर्माण के साथ साथ लाड़ बाजार का विकास कार्य, चार मीनार के पास मेहराब और नया पुल के पास मूसी पर 2 प्रतिष्ठित पैदल यात्री पुलों का निर्माण कार्य किया गया है। सेक्रेटरी मोहतरम जनाब जियाउद्दीन साहब, अरकान कानून साज कौंसिल, अरकान बल्दिया, साबिक़ा रुकन बल्दिया, मौजूद हाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी का दिन है कि आज पुराने शहर की एक तारीखी जगह पर, यहाँ पर गुलजार हाउस जो बदहाल हो चुका था, एक गंदगी का एक मरकज बन चुका था, उसको अरविंद कुमार साहब ने और वजीर बल्दी नज़्म व नस्र जनाब KT रामाराव साहब की दिलचस्पी की बिना पर आज गुलजार हाउस को रिनोवेट किया गया, उसको रेस्टोर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो खूबसूरत शक्ल अख्तियार किया, ये शायद मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले ये इस तरह का गुलजार हाउस होगा, मगर आज ये काम मुकम्मल हुआ है। मैं जनाब KT रामाराव साहब को, अरविंद साहब को और हमारे मीर खां साहब को कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी लेकर इस काम को अंजाम दिया, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि अभी जियाउद्दीन साहब ने कहा कि यहाँ पर 4 कमान, मछली कमान और दीगर कमानों को भी जो बोसीदा हो चुके थे, उसमें उसके हिस्से गिर रहे थे, उसको रिनोवेट और मजबूत किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज हुकूमत ने जब पुराने 4 मीनार बस स्टैंड जो खाली किया गया था, उस वक्त से हमारी पूरी कोशिश थी और ख़ास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब मुमताज़ खान साहब रुकन असेंबली 4 मीनार का, कि हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक पार्किंग लॉट बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज अरविंद कुमार साहब हुकूमत की तरफ से आकर वहाँ पर उस पार्किंग लॉट का संग बुनियाद डाला गया है। 40 करोड़ की लागत से वो पार्किंग लॉट की तामीर होगी। उसमें 2 ज़ेरे ज़मीन में 2 डबल ग्राउंड फ्लोर और ऊपर से 2 फ्लोर होंगे। वहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग का इंतज़ाम होगा, 2 व्हीलर की मोटरसाइकिल की पार्किंग का इंतज़ाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर जगह मुख्तसस की जा रही है ताकि वहाँ पर वो बैठकर अपना
कारोबार अंजाम दे सके। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर जितने लोग जिनकी दुकानें हैं, जिनका कारोबार है, वो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला गाड़ियों की पार्किंग का बनता है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 1-1.5 साल के अंदर जो काम मुकम्मल होगा तो इससे बड़ी हद तक राहत मिलेगी यहाँ की आवाम को कि अपनी गाड़ी पार्क करके और वो यहाँ पर इस पूरे पत्थरगट्टी में यहाँ पर आकर जो भी कस्टमर आता है या लोग चार मीनार को देखने आते हैं उनको बड़ी सहूलत होगी। इस सिलसिले में चौक मुर्गी मार्केट का जिक्र रियाज साहब नहीं करे, वो चौक मुर्गी मार्केट को भी नए असर नौ उसकी तामीर की जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम चौक मार्केट के जिम्मेदारों का, वहाँ के दुकानदारों का कि उन्होंने वहाँ से मुंतकिल किया, अपनी दुकानों को छोड़ा। फिर वक्त पेंशन पेमेंट ऑफिस में उनको जगह दी गई है टेम्पोररी बेसिस पर, और जैसा चौक मार्केट का काम मुकम्मल हो जाएगा वो वापस दोबारा अपनी उस पुरानी मार्केट के पास चले जाएंगे। और पेंशन पेमेंट ऑफिस के अंदर भी एक पार्किंग लॉट का काम होगा। मैं अरविंद साहब से और रियाज साहब से गुजारिश किया हूँ कि पेंशन पेमेंट ऑफिस में जो पार्किंग लॉट बनाया जाएगा उसमें टूरिस्ट बस को रखने की जगह देना जरूरी है। अगर वहाँ पर हम उस पार्किंग लॉट में अच्छी तरीके से बनाएंगे ताकि टूरिस्ट बस वहाँ पर आकर अपनी गाड़ी बस को पार्क कर सकें, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट बसेज आते हैं वो फिल्मर ग्राउंड के पास खड़ा कर देते गाड़ी को, उससे ट्रैफिक के लिए भी खलल होता है। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री मल्ला रेड्डी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने शिकायत की कि मंत्री निर्वाचन क्षेत्र में एक कट्टरवादी की तरह काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को कम से कम डबल बेडरूम घर उपलब्ध नहीं करा सके। कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि इंदिरा मां के शासनकाल में दलितों को दी गई जमीनें भी हड़प कर सड़क पर फेंक दी गई। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तोटाकुरा वज्रेश यादव और नक्का प्रभाकर गौड़ ने कहा कि मेरचल निर्वाचन क्षेत्र में दलितों को इंदिरा मां के शासन के दौरान जमीन दी गई थी और आजीविका प्रदान की गई थी, तो इन जमीनों को इन अभिजात वर्ग ने छीन लिया और सड़क पर फेंक दिया। उन्होंने शिकायत की है कि केवल उन लोगों को घर दिया जाता है जो शहर में रहते हैं, और यदि निर्वाचन क्षेत्र में 6 लाख मतदाता हैं तो मंत्री कम से कम 1 लाख गरीबों को डबल बेडरूम नहीं दे सकते। लोगों के लिए मल्ला रेड्डी को निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकालने का समय आ गया है। उन्होंने यह कहते हुए उनकी आलोचना की कि मल्ला रेड्डी एक परिचारक अधिक है और नगर सेवक कम है। कांग्रेस प्रवक्ता सत्यम श्रीरंगा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुकटपल्ली में धरना दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्थानीय विधायक 7 साल पहले कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी जूनियर कॉलेज की आधारशिला रखी गई, मगर उसे पूरा नहीं किया गया। कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और थाने ले गई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री कडियम श्रीहरि ने विकास के नाम पर लोगों को धोखा है। शिलान्यास ने किया लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने आलोचना की कि विधायक ने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने मांग की कि सरकारी जूनियर कॉलेज का निर्माण तुरंत कराना जाना चाहिए। एमएलसी कविता का लंदन एयरपोर्ट पर एनआरआई ने जोरदार स्वागत किया। कविता 2 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंची। हीथ्रो हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और इंडिया विजिलेंस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारत में महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के मद्देनजर सार्वजनिक नीति पर एक अग्रणी गैर सरकारी संगठन ब्रिज इंडिया ने महिला आरक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। कविता ने मुख्य भाषण दिया। कार्यक्रम में ब्रिटेन के नेता, एनआरआई, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और छात्र उपस्थित थे। इसके अलावा कविता ने लंदन में अम्बेडकर संग्रहालय का दौरा किया। कविता NISU के तत्वाधान में कल होने वाली गोलमेज बैठक में हिस्सा लेंगी। इस मौके पर वह छात्रों से बातचीत करेंगी। हैदराबाद बंजारा हिल्स CI नरेंद्र से ACB अधिकारियों ने पूछताछ की। उन पर पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। बंजारा हिल्स थाने और नरेंद्र के घर की तलाशी भी ली गई। PS में ही उनसे पूछताछ की गई। CI नरेंद्र पर कुछ दिनों से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और आलोचना हो रही है। कुछ मामलों में यह प्रचार है कि वह पीड़ितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी क्रम में ACB ने उन पर निगरानी रखी। बंजारा हिल्स CI नरेंद्र ने एक मामले में 3 लाख रुपए की मांग की। पीड़ित ने ACB के संपर्क में किया तो 3 लाख रुपए CI को दे दिए गए। इसके बाद ACB ने एंट्री दी।
बंजारा थाने में सीआई नरेंद्र के चैम्बर के साथ साथ नरेंद्र के घर की भी तलाशी ली गई। संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। सीआई नरेंद्र द्वारा निपटाए गए केसों के बारे में भी जानकारी आ रही है। एसीबी की 2 टीमों ने एक साथ बंजारा सीआई नरेंद्र के घर और थाने में उनके चैम्बर का निरीक्षण किया। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। सहायता समूह ने कहा कि 22 जवानों सहित 98 लोग लापता हैं और 26 घायल लोग हुए। सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि अचानक आई बाढ़ से 22,000 लोग प्रभावित हुए और 2011 लोगों को बचाया गया। सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव वीबी पाठक ने कहा कि उत्तरी सिक्किम के लाचेन और लाचुंग इलाकों में फंसे पर्यटक सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि विदेशियों समेत 3,000 पर्यटक अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। पता चला है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो लाचेन और लाचुंग के आसपास के इलाकों में फंसे पर्यटकों को वायुसेना और सेना के हेलीकॉप्टर से आज सिक्किम ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा, बाढ़ प्रभावित सिंगटाम शहर में पेयजल और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राजनीतिक माहौल को देखकर यह साफ तौर पर लगता है इस बार राज्य के विधानसभा चुनाव दिलचस्प होंगे, क्योंकि एक तरफ बीआरएस जो हैट्रिक मारने और फिर से सत्ता हासिल करने के लिए बेकरार है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता पाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। वहीं बीजेपी भी अधिक से अधिक सीटें पाने के लिए जी जान लगा रही है। वहीं ओवैसी ने कांग्रेस को चुनौती दी है। तो आइए इस रिपोर्ट में यही बात विस्तार से जानते हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। AIMIM सांसद अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस संबोधन में ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के ही शासन में ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं आपके नेता राहुल गांधी को वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहा हूं। आप बड़े बड़े बयान देते रहते हैं, मैदान में आए और मेरे खिलाफ लड़े। कांग्रेस के लोग बहुत सी बातें कहेंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ। बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद को कांग्रेस के शासन में ध्वस्त कर दिया गया था, उन्होंने कहा। तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में शीर्ष पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो इस साल के अंत में होने वाले है। जब कांग्रेस फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है, वही MIM भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पाकर अपनी राजनीतिक पैठ साबित करना चाहती है। हम जानते ही हैं कि इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस ने तुक्कुगुड़ा में विजय भेरी सभा का आयोजन किया था, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इसी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी, भारत राष्ट्र समिति और AIMIM तेलंगाना में एकजुट होकर काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी इस तिकड़ी के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी BRS के खिलाफ नहीं बल्कि BRS, BJP और AIMIM के साथ मिलकर लड़ रही है। वे खुद को अलग अलग पार्टियां कहते हैं, लेकिन वे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। वायनाड सांसद ने यह भी दावा किया था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव या AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई CBI ED मामले में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने लोग मानते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में विजय होने के लिए मैदान में उतरे सभी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सत्तारूढ़ BRS ने पहले अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी की घोषणा की है, जिसके बारे में पार्टी का कहना है कि अगर वे सत्ता में आए तो उन्हें पूरा किया जाएगा। हाल ही में IT मंत्री KTR भी राहुल गांधी और उनकी पार्टी की इन 6 गारंटी योजनाओं पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि ये सब हवाई बातें हैं और सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ये सारे हत्थेखंडे अपना रही है। ये सारी घोषणाएं ऐसी हैं जिन पर अमल करना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ लोगों को लुभाकर उनका वोट पाना चाहती है।
अब ओवैसी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बातें करने की बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़े और उनके खिलाफ खड़े होकर जीत कर बताएं। देखना यह है कि ओवैसी की बातों पर कांग्रेस ध्यान भी देती है या नहीं, क्योंकि यह तो हर कोई जानता है कि ओवैसी को उनकी सीट से हरा पाना इतना आसान भी नहीं है। इस सब के चलते चुनावी माहौल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और यह